हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा यूज़ पढ़ेंगे, जो कि क्या था कि टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन या रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स। पहला तो यूज़ हमने पढ़ लिया था कि भाई द डायमेंशनल फॉर्मूला इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, मतलब कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करते हैं। और दूसरा यूज़ क्या था कि टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स, डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स, जैसे वेलोसिटी, टाइम, स्पीड और आपका फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ चीज़ों के फॉर्मूले बना के देखेंगे कि भाई अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे कितनी पावर होगी, भाई अक्सर देखा होगा, जैसे आपने फोर्स बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। तो ये स्क्वायर कहाँ से आया भाई? जनरली हम लोग ये कहते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये स्क्वायर, ये सब जितनी भी पावर, कोई चीज़ किसी पे डिपेंडेंट है, लेकिन उस किस रेशियो में या किस पावर में डिपेंडेंट है वो जानने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। और बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस से किस तरह से कोई पैरामीटर किस पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर में या क्यूब में या हाफ पावर में, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड of a simple pendulum depends upon the length of the string and gravity at that point. या एट दैट प्लेस। तो कम, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन, ठीक। मतलब ये कहना चाह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी एज वेल, ठीक। तो इनको एक साथ लिखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LG, ठीक। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, K LG। अब यहाँ पे एक स्टेप छोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि ये डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर में डिपेंड कर रहा है, क्यूब में डिपेंड कर रहा है, पावर हाफ में डिपेंड कर रहा है, पावर माइनस हाफ में डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर लेंगे कि इनकी पावर A यहीं पे दे दो, इनकी पावर A, इनकी पावर B, इनकी पावर A, इनकी पावर B। अगर 3 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा होता तो उसकी पावर C हो जाती, ठीक है। तो हमारा ये प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो ये आया। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई डायमेंशन ऑफ T शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ LG। ये आप पहले नोट करिए। हाँ, तो भाई T का डायमेंशन क्या होगा, सिंपल T, और L क्या है आपका, L एक लेंथ है तो इसका क्या होगा L और इसकी पावर A, ठीक है। और G क्या है आपका, G आपका है एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT की पावर -2, और ये क्या हो गया B। अब देखिए कुछ नहीं है तो पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा L की पावर A मल्टीप्लाइड बाई L की पावर B, ये पावर
इंटू टी की पावर माइनस 2b। ठीक, यहाँ आ जाएगा l की पावर a प्लस बी और t की पावर माइनस 2b। यहाँ t की पावर 1 है, अगर मान लीजिए l नहीं है तो आप यहाँ पे l की पावर 0 लिख सकते हो। ठीक है, अगर m भी ना होता और इधर m होता। अभी हमें दरअसल इक्वेट कराना है, तो हमने इतना लिख लिया। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ की पावर्स को इक्वेट कराएंगे। भाई यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे l की पावर कितनी है, 0। तो दैट मीन्स यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि a प्लस बी जो है वो 0 के बराबर है। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात कि माइनस 2b की जगह यहाँ t की पावर में क्या रखा है, 1। दैट मीन्स कि माइनस 2b शुड बी इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। b आ गया। अब b की वैल्यू यहाँ रख के आप निकाल सकते हो आसानी से। मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट इक्वेशन वी कैन गेट a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अब नेक्स्ट काम क्या करना है भाई हमको, कि कहाँ गया, ये प्रोपोर्शनैलिटी है, ये है, इसमें रख देंगे। तो t क्या आ जाएगा, t इज़ प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, दैट मीन्स l की पावर 1/2 इंटू जी की पावर b, मतलब -1/2। तो ये आ जाएगा t इज़ प्रोपोर्शनल टू l की पावर हाफ अपॉन g की पावर हाफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा √l अपॉन g। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो जो कांस्टेंट आया था वो हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं, नोट कर लीजिए। तो इन चीज़ों को आप लोग जल्दी से नोट करिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग इस पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन दी टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड in a medium depends upon its coefficient of elasticity and density of the medium. Density of the medium. अब आप ये बात ज़रूर समझ लीजिएगा यहाँ से कि डिपेंड होने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि स्पीड अगर इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, मीडियम की इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रही है। अगर साउंड की स्पीड मीडियम के इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रही है या उसकी डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, तो डिपेंडेंसी कैसी होगी, मतलब वेदर द स्पीड ऑफ साउंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब स्पीड ऑफ साउंड अगर बढ़ाना है तो इलास्टिसिटी बढ़ानी पड़ेगी, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अभी नहीं कह रहा है। ये सिर्फ इतना कह रहा है कि भाई ये चीज़ हमको फाइनली तब पता चलती है जब हमें पावर्स मिल जाती हैं। भाई पावर्स अगर नेगेटिव में आएंगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और पावर्स अगर पॉजिटिव में आएंगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे अगर हम कहें कि स्पीड मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल टू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। अब डायरेक्टली तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन अभी पावर्स हैं ए और बी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए पहले। ठीक है, तो अब हम लोग इसका रिलेशन लिखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड या साउंड की वेलोसिटी, तो v स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज प्रोपोर्शनल टू या इज डिपेंडेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब e की, और इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे डेंसिटी को इससे डिनोट कर दें, इनमें पावर a चढ़ा दें, इनमें पावर b चढ़ा दें, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर में प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स स्क्वायर में प्रोपोर्शनल है, पावर हाफ में प्रोपोर्शनल है कि माइनस हाफ में प्रोपोर्शनल है, किसी भी कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमने दो वेरिएबल्स, दो हमने कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे इमेजिन कर लिए। अब इनकी वैल्यूज़ हमको निकालनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एस फॉर यहाँ पे स्पीड है, प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है। अच्छा,
अब हमें क्या देखना है, एस का डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के पहले एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ई टू द पावर ए एंड रो, दैट मीन्स सिंबल फॉर डेंसिटी, रो की पावर बी। स्पीड का तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई टू द पावर ए एंड रो टू द पावर बी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, कांस्टेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एस स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है भाई, एल टी की पावर -1 बाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम ऊपर आ गया, स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन आप चाहो तो इसको ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्या होता है, एम एल इनवर्स टी की पावर -2 इसकी होल की पावर ए। ठीक, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो एम एल की पावर -3 होल की पावर बी। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में m को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो यहाँ m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। ठीक है, ये लिखा वही चीज़ है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को उतारना शुरू करेंगे। क्या आएगा भाई, m की पावर a, l की पावर -a और t की पावर -2a। यहाँ उतारेंगे पावर को, कितना आएगा, m की पावर b, l की पावर -3b। तो यहाँ कितना आएगा, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। यहाँ एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई एक m की पावर a ये है और m की पावर b हमारा ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, m टू द पावर a प्लस b, और यहाँ क्या है, l की पावर -a और -3b, तो कितना आएगा, l की पावर -a -3b, और t की पावर एज इट इज़ लिखी जाएगी, t की पावर -2a। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो जो वेरिएबल है उनकी पावर्स को इक्वेट कराएंगे, तभी तो भाई इक्वल है। ठीक है, मतलब अगर ये m इधर वाला इसकी पूरी पावर का सम इस m के बराबर होना चाहिए, या जितनी भी पावर है वो इसके बराबर होनी चाहिए, तो दैट मीन्स कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड पावर्स को दोनों तरफ हमने कंपेयर किया, तो क्या आएगा, a प्लस बी विल बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे m की पावर क्या है, a प्लस बी, और यहाँ पावर क्या है, 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, -a -3b इज इक्वल्स टू कितना है, 1। ये क्या है, l की पावर कितनी थी, -a -3b, और यहाँ कितना है, 1, तो ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, t की पावर -2a है ना यहाँ पे, तो -2a शुड बी इक्वल टू -1, दैट मीन्स कि -2a शुड बी इक्वल टू -1। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। तो आपको यहाँ से सीधा सीधा a की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, 1/2। ठीक है, नोट करिए इतना। अब a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1/2। b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो इस इक्वेशन में रखिए a की जगह 1/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू -1/2। तो वो यहाँ पे सीधा सीधा रख देते हैं कि s इज इक्वल टू k e टू दी पावर a थी ना, तो a की वैल्यू कितनी आई है, 1/2, और रो की वैल्यू कितनी आई है, -1/2, रो की जो पावर थी, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k e की पावर हाफ अपॉन रो की पावर हाफ। तो ये कितना आ जाएगा, k अंडर रूट में e बाई रो, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, k। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी।